हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए, जो हम अपना पॉलिटी का क्लास चला रहे थे उसका अगला वीडियो। हम आपको नागरिक और मीडिया का महत्व बता चुके थे कि किस तरह से सहभागिता में नागरिक समाज और नागरिक की भूमिका होती है। तो नागरिकों की भूमिका हम बता चुके थे। आइए नागरिक समाज की भूमिका के बारे में जानते हैं कि लोकतंत्र और नागरिक समाज, इसका क्या अर्थ है और लोकतंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। मनुष्य का संगठित निकाय जो राज्य से स्वायत्त होकर सामाजिक प्रतिबद्धता व सामाजिक सरोकार के संदर्भ में कार्य करता है, वो नागरिक समाज कहलाता है। यानी कि एक समूह जो किसी सामाजिक कार्य के लिए बनाया जाता है, वो समाज का जो कार्य करता है, सरकारी निकाय नहीं होता, लोगों का एक समूह होता है, उसे नागरिक समाज कहा जाता है। ये संगठित भी होते हैं जैसे एनजीओ वगैरह, और ये समाज के लिए सेवा करते हैं और राज्य से भी समाज के लिए सेवा करवाने का कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि लोकतंत्र मजबूत कैसे होता है जब सहभागिता बढ़ती है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। कि नागरिक और राज्य में आपस में जुड़ाव हो जाता है। नागरिक और राज्य में आपस में जुड़ाव हो जाता है किसके कारण? सहभागिता के प्रभाव के कारण। और इससे क्या होगा? लोगों के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, राजनीतिक गतिशीलता में वृद्धि होगी। इससे नागरिकों का सरकार से जुड़ाव बढ़ेगा। राज्य पर सहभागिता का क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक जनोन्मुखी नीतियां बनाएगा राज्य, अधिक कल्याणकारी राज्य होगा, न्यूनतम बलशाली सरकार होगी, यानी कि जनता का अधिक प्रभाव रहेगा। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के प्रकार, एक तो शासन व्यवस्था के लिए राजनीतिक लोकतंत्र और जीवन मूल्य के लिए सामाजिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। मैंने बताया था पहले भी कि लोकतंत्र दोनों प्रकार से होना चाहिए। जीवन मूल्यों में भी लोकतंत्र हो और राजनीतिक आधार पर भी लोकतंत्र होना चाहिए, तभी सुशासन आएगा। तो आइए जानते हैं राजनीतिक लोकतंत्र हम जान चुके थे। सामाजिक लोकतंत्र में क्या है कि प्राकृतिक विषमता को स्वीकार किया जाए, यानी कि जो विषमताएं हमें प्रकृति ने दी हैं उन्हें हम स्वीकार करें, सामाजिक रूपांतरण करके उनको आगे बढ़ाएं, जैसे शिक्षा दें, प्रेस और मीडिया की भूमिका हो, सिविल सोसाइटीज बने और इन्हें आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कृत्रिम विषमता स्वीकार नहीं की जाए, जैसे कि आप अछूत हैं, आप नारी हैं तो आप किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरह की विषमताएं हमें नहीं बनानी चाहिए। प्राकृतिक विषमताएं ये हो सकती हैं कि अगर कोई बच्चा है तो हम उसे विशेष महत्व दे दें, कोई बड़ा है तो हम उसके साथ दूसरे तरह का व्यवहार कर सकते हैं। ये फर्क हो सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक लोकतंत्र को भी मजबूत बनाया जाए। अतः जिन देशों में लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक रूपांतरण भी हुआ है, वहाँ लोकतंत्र की जड़ें अधिक गहरी रही हैं। सांस्कृतिक लोकतंत्र में जहाँ जहाँ संस्कृतियाँ दूसरे समुदाय की पहचान को स्वीकार करती हैं और उसका सम्मान प्रदान करती हैं, वही लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हो, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस तरह के कोई झगड़े नहीं हो। कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, तो उनमें भी आपस में झगड़ा ना हो। उनका धर्म हमारा धर्म बराबर होना चाहिए। सभी समुदायों को सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता का अवसर मिले तथा वह उन नीतियों को प्रभावित करे जो उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 44 का कथन है। सभी समुदायों व विशेषकर अल्पसंख्यक अपने सांस्कृतिक तत्वों को संरक्षित व प्रोत्साहित कर सकें,
ऐसी व्यवस्था राज्य को बनानी होगी। ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया है। भारत बहुलवादी समाज है, यहाँ अल्पसंख्यक भी है और बहुसंख्यक समाज भी है। दोनों तरह के अल्पसंख्यक हैं, भाषाई और धार्मिक। इनमें असुरक्षा की भावना आ जाती है और पहचान की कठिनता दिखती है। ऐसे में अगर सांस्कृतिक सहिष्णुता, संवाद और समायोजन किया जाएगा तो ये लोग भी मुख्य धारा में आएंगे और ये अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, लोकतंत्र हमारा कंप्लीट हो गया, सुशासन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार, यानी कि किस आधार पर संविधान का विकास हुआ, कैसे संविधान निर्माण हुआ, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।